आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सब इसको ध्यान से देखें। स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक। तो इसको पढ़ने के पहले जो अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको जरा एक बार फिर से देखो। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम कोई किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित करते हैं तो उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, वो उसका विरोध करती है, अब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करती है, इलेक्ट्रॉन घुमाती है, क्लॉकवाइज घुमाती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये सब हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब निष्कर्ष अपने पास में ये है कि जब भी किसी कुंडली का या किसी भी चालक का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक, फ्लक्स परिवर्तित करने के लिए अपने पास कौन सी मेथड है? तो फ्लक्स परिवर्तित करने की अपने पास जो विधि है वो ये है कि ये कुंडली के पास एक चुंबक को ले जाओ और उससे दूर करो, फिर ले जाओ, फिर दूर करो। ऐसा करने से उस कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होगा। क्या यही केवल एक विधि है फ्लक्स परिवर्तित करने की? अपने पास चुंबक नहीं है मान लो, तो क्या हम बिना चुंबक के भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित कर सकते हैं? एक केवल कुंडली है और एक चुंबक जो इसके पास आती है और दूर जाती है, उससे इस कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन मान लो चुंबक नहीं है अपने पास, केवल एक कुंडली है, तो अब हम क्या इसका फ्लक्स परिवर्तित कर सकते हैं? तो आंसर है कर सकते हैं। बगैर चुंबक के भी फ्लक्स परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? एक हम वायर लेते हैं, एक तार लेते हैं, या ऐसी एक कुंडली लेते हैं और इस कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। ये हमने एक सेल जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ऑर्स्टेड ने कहा था कि जिस भी तार में, जिस भी कुंडली में, जिस भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो एक अस्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। मतलब जैसे ही इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, इसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ये बनेगा। अब इस कुंडली के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसमें यदि हम कोई एक वस्तु रखें, ये, तो इस वस्तु का फ्लक्स परिवर्तित होगा। ठीक है, क्योंकि चुंबक के पास आने और दूर जाने से कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है। चुंबक नहीं है तो चुंबक का ऑप्शन अपने पास में क्या है? चुंबक का ऑप्शन है एक कॉइल में, एक तार में विद्युत धारा फ्लो कराइए तो वो तार भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो हमने जैसे ही इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई, इसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो गया। अब यदि हम यहाँ पर एक वस्तु को रखते हैं तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र इस वस्तु पर से जाएगा, हम कहेंगे इस वस्तु का फ्लक्स बदलने लगा और इस वस्तु के अंदर विद्युत धारा प्रेरित हो गई। ठीक है, तो बगैर चुंबक के भी विद्युत धारा को प्रेरित किया जा सकता है, बगैर चुंबक के भी चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया जा सकता है। तरीका क्या है उसका? एक कुंडली में या किसी एक तार में विद्युत धारा फ्लो कराइए, उसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में जो भी वस्तु आएगी, जैसे ये एक तार है, इसमें हमने करंट फ्लो कराई तो इसके परितः यहां तक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब हमने इतने एरिया में ये चौक को रखा, तो इस चौक पर से कौन गुजरेंगी? ये जो तार एक चुंबक बन चुका है, इसकी बल रेखाएं इस पर से गुजरेंगी, तो हम क्या बोलेंगे? इस चौक का फ्लक्स परिवर्तित होने लगा। तो जैसे ही फ्लक्स परिवर्तित होता है तो फैराडे ने बताया था कि जिसका फ्लक्स परिवर्तित होगा उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगी। तो जैसे ही इस चौक को हम यहाँ लाते हैं, यदि ये चौक एक चालक होती तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती। क्योंकि चौक को चालक होती है, वो तो हमने एग्जाम्पल दिया समझने के लिए आपको। ये एक तार है, इसके परितः यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है
यहाँ पे हम एक और चालक को ले आए, इस चालक का फ्लक्स परिवर्तित हुआ और जैसे ही फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो बगैर चुंबक के भी हम फ्लक्स को उत्पन्न कर सकते हैं, करंट फ्लो कराते उसके चारों तरफ उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक, अब लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हम चुंबक के बारे में जानते हैं, चुंबक की बल रेखाएं इस प्रकार से N से S की ओर जाती हैं और फिर ये ऐसी भी जाती हैं, चुंबक के अंदर भी उसकी बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, मतलब चुंबक के बाहर चुंबकीय फ्लक्स होता है और चुंबक के अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है, चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स केवल उसके बाहर नहीं होता, यदि ये एक चुंबक है तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र फैला है जो इसके बाहर भी है और इस चुंबक के अंदर भी है। तो चुंबक के बाहर अगर चुंबकीय फ्लक्स है तो उसके अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स होता है। जिस प्रकार एक सेल, हमने आपको पिछले किसी चैप्टर में बताया है कि सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा सेल के बाहर भी होती है और सेल के अंदर भी होती है, ये। ठीक है, उसी प्रकार चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स चुंबक के बाहर भी होता है और चुंबक के अंदर भी होता है। अब जरा आप समझने की कोशिश करना ध्यान से, ये हमने एक तार लिया और इस तार में हमने विद्युत धारा फ्लो कराई, ये ऐसी विद्युत धारा इसमें फ्लो हो रही है। जैसे ही विद्युत धारा फ्लो होती है तो वो कुंडली, वो तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है और स्टैंड ने बताया था, उसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसके परितः एक चुंबकीय फ्लक्स बन जाता है। तो ध्यान देना, जैसे ही हमने इस तार में विद्युत धारा फ्लो कराई, इस तार के परितः एक चुंबकीय फ्लक्स क्रिएट हो गया, बन गया। और हम ये जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स केवल चुंबक के बाहर नहीं होता बल्कि चुंबक के अंदर भी होता, इसलिए इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के बाहर भी है और इस कुंडली के अंदर भी है। ठीक है, इस तार के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है और उस तार के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र है। ये कोई तार है तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है, जहां करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो कहां हो रही है, इस तार के अंदर, तो उस तार के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है और उस तार के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो किस किस का फ्लक्स बदलेगा, कुंडली के बाहर जो वस्तुएं रखी होंगी उन सबका फ्लक्स बदलेगा और कुंडली के अंदर का भी फ्लक्स बदलेगा। ये समझ में आया? जैसे मान लो ये एक तार है, ये एक तार है, इसमें ये विद्युत धारा फ्लो हो रही है, तो इसके परितः ये, इसके परितः ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया, तो यहाँ जो वस्तुएं रखी हैं उनका फ्लक्स भी बदलेगा और इसके अंदर का फ्लक्स भी चेंज होगा। तो जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो वो तार अपने परितः एक चुंबकीय फ्लक्स, एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करता है और ये चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन तार के बाहर भी होता है और तार के अंदर भी होता है। और फैराडे ने ये कहा था कि जहां जहां परिवर्तन होगा वहां वहां एक विद्युत धारा प्रेरित होगी। तो यहाँ इन सब वस्तुओं में जो इसके बाहर रखी है, इन सब वस्तुओं में क्या हो जाएगी, एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी और इस तार के अंदर जहां ऑलरेडी विद्युत धारा फ्लो हो रही है वहां भी एक विद्युत धारा और प्रेरित हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो कि जब भी हम किसी तार में विद्युत धारा फ्लो कराते हैं तो ये तो हम करा रहे हैं सेल के द्वारा, ये तो हो गई मुख्य विद्युत धारा, जो सेल प्रवाहित करवा रहा है ये होती है मुख्य विद्युत धारा, लेकिन उसका खुद का फ्लक्स भी चेंज होता है और खुद का फ्लक्स चेंज होने के कारण उसके अंदर एक और विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसका नाम होता है प्रेरित धारा। तो जब भी कोई डोरी में करंट जाती है तो उसमें कितनी विद्युत धाराएं फ्लो होती है, आंसर 2 विद्युत धाराएं फ्लो होती है। एक विद्युत धारा कौन सी, जो बिजली के बोर्ड से आ रही, दूसरी विद्युत धारा कौन सी, जो उसका खुद का फ्लक्स बदलने के कारण उसके अंदर प्रेरित हुई। ठीक है, अब सुनो,
ये सेल की विद्युत धारा तो इस तरफ जा रही है, ये ऐसे प्लस से माइनस की ओर, लेकिन फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है उसकी दिशा क्या होगी? क्या वो इसके साथ चलेगी या इससे उल्टी चलेगी? तो हम लेंज का नियम समझ चुके हैं। लेंज ने क्या बताया था कि प्रेरित धारा हमेशा विरोध करती है, जिस कारण से उत्पन्न होती है उस कारण का प्रेरित धारा विरोध करती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए, सोचिए अपने मन में, यदि मुख्य विद्युत धारा इस तरफ जा रही है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो प्रेरित धारा बनी है उसको इसका विरोध करना है। तो विरोध करने के लिए उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इसके समान या इसके विपरीत? विरोध कब कर सकती है कोई चीज? तो उसका आंसर क्या होगा? उसके विपरीत। जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी डायरेक्शन ये होती है। ये मुख्य धारा जो सेल से प्रवाहित हो रही है, सेल से प्रवाहित होने के कारण खुद का फ्लक्स बदला, स्वयं का फ्लक्स बदला, और स्वयं के फ्लक्स परिवर्तन के कारण स्वयं में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, जिसकी डायरेक्शन क्या थी? मुख्य धारा का विरोध करने की डायरेक्शन थी। ठीक है, इस घटना को हम बोलते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब क्या है? जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो वो कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करती है, जिसके कारण उसका स्वयं का फ्लक्स बदलता है। वो बाहर का फ्लक्स तो बदलेगी, लेकिन साथ साथ में उसका खुद का फ्लक्स भी जो है वो चेंज होगा। तो जब खुद का फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर स्वयं में भी एक विद्युत धारा प्रेरित होगी। ठीक है, और उस विद्युत धारा की प्रकृति क्या होगी जो स्वयं के अंदर प्रेरित हुई है? उसकी प्रकृति होगी मुख्य धारा का विरोध करने की। अगर मुख्य धारा इस तरफ है तो प्रेरित धारा इस तरफ होगी, अगर मुख्य धारा इस तरफ है तो प्रेरित धारा इस तरफ होगी, उसको उसका विरोध करना है। तो इस घटना का नाम होता है स्वप्रेरण। स्वयं के अंदर ही प्रेरित धारा उत्पन्न होना, इसको बोलते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा, यदि हम वो बिजली के बोर्ड के स्विच को एकदम से बंद कर दें जोर से, उसमें से चिंगारी निकलती है। देखा होगा सबने, स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलती है। क्या है ये चिंगारी? ये चिंगारी वो है, जैसे ही आपने स्विच को बंद किया तो जो बिजली ऑफिस से, जो पावर हाउस से बिजली आ रही थी, वो कनेक्शन कट गया उसका, तो वो धारा बंद हो गई। ठीक है, लेकिन जो प्रेरित धारा उसके अंदर थी, जो अपने आप बनी थी, वो अभी खत्म नहीं हुई। तो वो एकदम से उस बिजली के स्विच में से बाहर निकलती है, जो आपको चिंगारी के रूप में दिखाई देती है। इस चित्र को देखो, ये मुख्य धारा है जो सेल से प्रवाहित हो रही है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण ये प्रेरित धारा बनी है जो इसका विरोध कर रही है। अब यदि हम एकदम से इस तार को तोड़ दें, ये हमने तुरंत तार को तोड़ दिया, ऐसे हाथ से पकड़ के तोड़ दिया, या कुछ भी आपने काट दिया, कुछ भी कर दिया, तो खत्म कौन सी धारा हो गई? जैसे ही आपने इसको तोड़ा तो सेल डिस्कनेक्ट हो गया। सेल डिस्कनेक्ट होने के कारण जो सेल वाली विद्युत धारा थी वो बंद हो गई। ठीक है, लेकिन जो अपने आप उसमें प्रेरित हुई थी, प्रेरित धारा, वो बंद नहीं हुई, वो अभी भी उसमें है। इसलिए वो धारा एक स्पीड से यहां से आती है, ऐसे आती है, और यहां से निकल के आपको चिंगारी के रूप में दिखाई देती है। तो जब भी हम कोई डोरी ऐसे पकड़ के खींच के तोड़ देते हैं, करंट है उस डोरी में, वो तोड़ देंगे आप, उसमें से स्पार्किंग होती है। क्या है वो स्पार्किंग? वो प्रेरित धारा है। समझ आया? जब भी हम किसी बल्ब को एकदम से बंद करते हैं, ये कोई बल्ब लगा हुआ है, उसको एकदम से बंद करोगे तो बल्ब पहले एक बार तेज जलता है, उसके बाद वो ऑफ होता है। ये कुछ प्रयोग हैं जो स्वपरिगण की व्याख्या करते हैं। तो हमें स्वपरिगण के बारे में नोट करना है। स्वपरिगण क्या होता है? सबसे पहले, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उस कुंडली का स्वयं का फ्लक्स परिवर्तित होने के कारण उसमें एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जो प्रवाहित हो रही है वो तो हो ही रही, वो तो मुख्य धारा है, लेकिन उस मुख्य धारा के कारण कुंडली का स्वयं का फ्लक्स परिवर्तित हुआ, और फ्लक्स परिवर्तित होने के कारण उसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। वो प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। तो स्वप्रेरण का मतलब क्या हुआ? स्वयं अपने अंदर प्रेरित धारा को उत्पन्न करना। ठीक है, स्वप्रेरण मतलब स्वयं को प्रेरित करना, है ना? जैसे अपन इसको अपनी लाइफ के अनुसार समझें, तो जैसे मान लो हम पढ़ते नहीं हैं,
क्योंकि एग्जाम बहुत दूर है। मार्च अप्रैल मई में जब भी एग्जाम होगा उस समय एग्जाम है। अभी तो नवंबर ही लगा है ना। अभी बहुत समय है एग्जाम के लिए। तो हम क्या सोचते हैं, अभी 4-5 महीने हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये घटना मतलब स्वयं के अंदर आप सोच रहे हैं। अब एक दिन आपने बैठे बैठे सोचा कि आप तो बताओ, दिसंबर या जनवरी आने वाली हो गई, दिसंबर खत्म होने वाला है ना, कहाँ पढ़ना चाहिए। तो उस दिन से आपने पढ़ाई शुरू कर दी। तो ये पढ़ाई करने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? क्या किसी और ने प्रेरित किया? किसी टीचर ने आपसे कहा? आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा? नहीं कहा। आपके स्वयं आत्मा ने आपसे कहा कि यहाँ पढ़ना चाहिए, परीक्षा आने वाली। इसको बोलते हैं स्वप्रेरणा। स्वयं अपने अंदर किसी बात के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना। इसी प्रकार से इस कुंडली ने, इसका फ्लक्स किसने बदला? क्या कोई चुंबक इसके पास आई थी फ्लक्स चेंज करने के लिए? नहीं आई थी। उसके खुद के अंदर विद्युत धारा थी। उस विद्युत धारा के कारण उसका स्वयं का फ्लक्स बना और स्वयं का फ्लक्स स्वयं से ही टकराया, इसलिए स्वयं का फ्लक्स चेंज हुआ। और जैसा ही फ्लक्स बदलता है तो प्रेरित धारा बनती है। तो स्वयं के अंदर ही प्रेरित धारा का बनना, इसको बोलते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, फिर से एक बार सुनो परिभाषा क्या है, केवल सुनना है अभी, लिखना लिखवाएंगे हम बाद में। जब किसी कुंडली का, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो कुंडली का स्वयं का फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिससे उस कुंडली में एक अन्य विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। अन्य विद्युत धारा जो आ रही है वो तो मुख्य धारा तो आ रही है, उसके अलावा एक अन्य विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखना है फिर से? जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उस कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिससे उस कुंडली के अंदर एक अन्य विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण मतलब स्वयं के अंदर विद्युत धारा का प्रेरित होना। ठीक है, जितनी विद्युत धारा इसमें होगी, मान लो इसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा है, तो कितनी प्रेरित होगी? आंसर है 3 एम्पियर की ही प्रेरित होगी, क्योंकि उसको उसका विरोध करना। यदि इसके अंदर 4 एम्पियर की विद्युत धारा होगी तो इसके अंदर भी 4 एम्पियर की प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, जितनी विद्युत धारा मुख्य धारा प्रवाहित होती है उतनी ही उसके विरोध में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन प्रेरित धारा उत्पन्न होने की एक लिमिट होती है। हमने 200 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो प्रेरित धारा 200 वोल्ट की नहीं हो सकती। ठीक है, वो उसका विरोध करेगी लेकिन विरोध कर नहीं पाएगी। उसका मान निश्चित होता है, किसी किसी तार में ज्यादा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, किसी किसी तार में कम प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये आप समझ सकते हो अच्छे से कि प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना हमारे फायदे में है कि हमारे नुकसान में है। ठीक है, हमने एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, इसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। वो तो अपनी मुख्य धारा को कम और करने का प्रयास करेगा। ठीक है, हम वहां से 220 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, बल्ब में हमें 200 वोल्ट की विद्युत धारा मिलती है, क्योंकि 20 वोल्ट की विद्युत धारा प्रेरित धारा के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये प्रेरित धारा होना अपने लिए फायदेमंद नहीं है, इसको हमें कम करने का प्रयास करना है। तो ऐसे वायर की हमें जरूरत पड़ती है जिसमें प्रेरित धारा कम उत्पन्न हो। खैर वो सब बात की बात है, उसको टॉपिक नहीं है। अपना टॉपिक है कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और इस घटना का नाम होता है स्वप्रेरण। ठीक, अब दूसरी बात पे आते हैं, कितनी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है? आंसर है जितना इसका फ्लक्स बदलेगा। क्योंकि प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हुई है? फ्लक्स के बदलने से। फ्लक्स कम बदलेगा तो कम विद्युत धारा उत्पन्न होगी, फ्लक्स ज्यादा बदलेगा ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न होगी। मतलब फ्लक्स का मान समानुपाती होता है प्रेरित धारा। जितना फ्लक्स उतनी प्रेरित धारा। फ्लक्स का मान, फ्लक्स को हम फाई से व्यक्त करते हैं, तो फ्लक्स का मान समानुपाती होता है प्रेरित धारा के। फाई समानुपाती आई या एक कांस्टेंट आता है, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। एल, और एल का नाम होता है स्वप्रेरण गुणांक। ये प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार से आता है, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक को समझाइए। तो हमने आपको स्वप्रेरण के बारे में बता दिया है। स्वप्रेरण में हमें क्या क्या लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है। ठीक है, और उसका कोई एक एग्जाम्पल लिखना है। जैसे
जब किसी परिपथ को एकदम से तोड़ दिया जाता है उसमें से चिंगारी निकलती है। ये स्वपरिणन की घटना को प्रदर्शित करता है कि उसमें जो प्रेरित धारा थी वो उसमें से कल की चिंगारी बन गई। ये स्वपरिणन को प्रदर्शित करने वाली घटना हो गई। और उसके बाद हम ये लिखेंगे कि फ्लक्स का मान समानुपाती होता है प्रेरित धारा के, फाई समानुपाती आई या फाई बराबर एल इंटू आई, और एल का नाम होता है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, और स्वप्रेरण गुणांक कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। स्वपरिणन गुणांक का मान कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो स्वपरिणन गुणांक क्या है? जो प्रेरित धारा को उत्पन्न करवाता है, और प्रेरित धारा हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे काम की नहीं है, तो हमेशा स्वपरिणन गुणांक का मान कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। यदि हम बाजार जाते हैं और दो क्वाइल्स देखते हैं, कुंडलियां देखते हैं, और आपसे दुकानदार कहता है कि ये कुंडली 20 रुपए की है और ये कुंडली 15 रुपए की है, दोनों कुंडलियां एक जैसी हैं, फिर एक 20 की एक 15 की क्यों है? क्योंकि 20 वाली कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कम होगा और 15 वाली कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्यादा होगा। स्वप्रेरण गुणांक ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक ज्यादा होने का मतलब क्या है? ज्यादा प्रेरित धारा बनेगी। ज्यादा प्रेरित धारा बनेगी तो मुख्य धारा उतनी कम हो जाएगी। प्रेरित धारा करती क्या है? मुख्य धारा को कम करती है, उसका विरोध करती है। ठीक है, जब भी आप बाजार जाते हो कुंडली लेने के लिए, क्वाइल लेने के लिए, फीचर में लगाने वाली क्वाइल होती है जैसे, तो उस पे हमें दुकानदार से पूछना चाहिए कि इसका स्वप्रेरण गुणांक कितना है। वो कहेगा 5। आप कहोगे और कुंडली कोई है, एक और कुंडली आपके सामने आएगी, उसका स्वप्रेरण गुणांक होगा 3, तो आप किस कुंडली को चूज करोगे? आंसर है 3 वाली को, क्योंकि 3 वाली कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कम है, 5 वाले का ज्यादा है। स्वप्रेरण गुणांक कम है मतलब उसमें कम प्रेरित धारा बनेगी। ठीक है, जो हमारी मुख्य धारा है वो कम खर्च होगी, अपने काम में आएगी। तो प्रेरित धारा कम होनी चाहिए, और प्रेरित धारा कम होने का मापदंड क्या है? वो है स्वप्रेरण गुणांक एल। एल का मान हमेशा कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हमें लिखना कैसे, इसको सुन लो एक बार, किस प्रकार हमें इसको जमाना है। हम शुरू करेंगे परिभाषा से। सबसे पहले हम लिखेंगे जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उस कुंडली का स्वयं का फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिससे उस कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसे स्वप्रेरण कहते हैं। मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। अब हम लाइन चेंज करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? प्रेरित धारा की प्रकृति हमेशा मुख्य धारा का विरोध करने की होती है। यदि किसी परिपथ को अचानक से तोड़ दिया जाए तो उसमें से चिंगारी का निकलना स्वप्रेरण की घटना को प्रदर्शित करता है। ये हम उसमें एग्जाम्पल दे देंगे उसका। फिर हम नीचे लिखेंगे फ्लक्स का मान प्रेरित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात फाई समानुपाती आई या फाई बराबर एल इंटू आई। एल को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब फिर नीचे क्या लिखेंगे हम उसके बाद? स्वप्रेरण गुणांक का मान किसी कुंडली के लिए हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित धारा की स्थिति को बताता है। और आखिरी में हम करेंगे इसके लिए स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। ये हेनरी वैज्ञानिक का नाम है, आपने केमिस्ट्री में बहुत नाम सुना होगा इनका, हेनरी का। ठीक है, हेनरी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका मात्रक क्या है? हेनरी। ठीक, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 हेनरी है, दूसरी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 3 हेनरी है। कौन सी कुंडली अच्छी? आंसर 3 हेनरी वाली, क्योंकि उसमें कम विद्युत धारा प्रेरित होगी, मुख्य धारा का विरोध कम होगा, तो मुख्य धारा का विरोध कम होगा तो मुख्य धारा आसानी से फ्लो होगी। ठीक है, तो स्वप्रेरण की परिभाषा, स्वप्रेरण का एग्जाम्पल, तीसरी बात प्रेरित धारा की विशेषता, चौथी बात स्वप्रेरण गुणांक, और पांचवी बात स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक। ये 5 बिंदुओं में हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है,
तो इसको नोट कर लेते हैं।